नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए एक साथ दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बहुत पुराना है, माओवादी होने का आरोप नया नया है। खासतौर पर राहुल गांधी की कोर टीम में जिस तरह से सलाहकार हैं, उनके बैकग्राउंड को लेकर यह इल्जाम अब लगने लगा है। पहले बात मुस्लिम वोट की करते हैं। मुसलमानों में अब कांग्रेस का कितना क्रेज बचा है, बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया है। बिहार के नतीजों से यह भी साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट का नया सितारा है। मुस्लिम यूथ ओवैसी में अपनी सियासी आवाज और पॉलिटिकल फ्यूचर देखने लगा है। यह बात और है कि ओवैसी का रास्ता भी आसान नहीं है। महमूद मदनी जैसे उनके कट्टर विरोधी उसी तरह के तीखे बयानों के साथ मुसलमानों के बीच सुपर एक्टिव हो गए हैं। ओवैसी दरी और पोस्टर की बात करते हैं तो मदनी मुर्दा कौम और जिहाद जैसे नारे उछाल रहे हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स के कंपटीशन में राहुल की कांग्रेस कहां खड़ी है? आज कांग्रेस पर लग रहे माओवादी होने के दावे की पड़ताल भी करेंगे, क्योंकि मोदी के बाद अब योगी ने भी कांग्रेस के नक्सल नेक्सस का बयान देते हुए मामले को आगे बढ़ा दिया है। तो क्या ओवैसी कांग्रेस की मुस्लिम जनाधार छीन लेंगे और मोदी की टीम कांग्रेस को उन माओवादियों का नेता बना रही है जो अगले कुछ महीनों में पूरी तरह से गायब होने वाले हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने डेडलाइन सेट की है। प्रवक्ताओं से आपका तारुफ करवाते हैं। बीजेपी से शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हैं, प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ हैं। अजय वर्मा हैं, नेता कांग्रेस के हैं। भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। सबसे पहला सवाल हमारा शिवम जी से है। शिवम जी, कांग्रेस खत्म करने की बात आप करते थे, अब आपको कांग्रेस की तुलना माओवादियों से करने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस लेफ्ट लिबरल की बात तो करती है, आप उनको एकदम एक्सट्रीम कोने में फेंकने में लगे हुए हैं। क्योंकि वो हैं कैसे? मैं समझा देता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता से ग्रस्त है, वही पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो मुस्लिम लीगी पे करते हैं। कांग्रेस को पहचानने में इस देश ने और इस देश के लोगों ने देर कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहचान लिया, लेकिन इससे पहले स्थिति यह थी कि ये तो वाकई ही मुस्लिम लीगी विचारधारा वाले हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुस्तान में एक किताब आई, फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। उसमें कहा जाता है कि जब इस देश में आजादी के बाद खासतौर पर सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम हो, या फिर इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम सरकारी पैसे से हो, या फिर उसमें कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस देश में हिंदू रिवाइवलिज्म का प्रतीक बन जाएगा। दूसरी तरफ वही जवाहरलाल नेहरू एमसीओएल बनाकर मुस्लिमों को हज पर सब्सिडी दे रहे थे। मतलब हिंदुओं का मंदिर बने ना और मुस्लिमों को हज के लिए सब्सिडी मिले, तो ये क्या हुआ? ये मुस्लिम लीग ही हुआ। अभी एक एग्जांपल हुआ, रुकिए, इनके 4-5 प्रधानमंत्री बने तो उतना पूरा बनेगा ना। अब आ जाते हैं इंदिरा जी पर। बाकी सबके लिए ठीक है, लेकिन गौ सेवकों पर गोलियां चलवाकर 400 साधुओं को मौत को घाट उतार दिया गया। मुस्लिम लीगी मानसिकता। अब आ जाइए राजीव गांधी पर। कौन भूल गया कि 3000 सिखों को किस तरीके से गला काट काट कर मारा? 2-2 साल के बच्चे जिन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर भीख मांगी, लेकिन फिर भी उनको मार दिया गया। और उसके बाद जब उनसे किसी रैली में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। रुकिए, अभी 2 और बच्चे हैं। फिर उसके बाद आते हैं सर, इतिहास काफी पीछे से शुरू करते हैं। सुनिए तो सही। अब इतिहास में इनके दादा नाना प्रधानमंत्री बने हैं, तो मैं बताऊं ना उनके बारे में। मुस्लिम लीगी, मैं तो कह रहा हूं ये शुरुआत से ही ऐसे हैं। जिसको आप सुनिए, जिसको आप मुस्लिम लीगी कांग्रेस कह रहे हैं, उसको तो मुस्लमानों ने बिहार में वोटिंग दिया। अभी मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। सर, अभी कांग्रेस वालों की राजमाता और नवासे का बचा हुआ है, उन पर तो आने दीजिए मुझे। अब उन पर आते हैं। राहुल गांधी का 1 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में बयान है कि जो अपने आप को वो हिंदू कहते हैं, वो दिन रात हिंसा 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 की बात करते हैं। अरे मैं, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के उनके पिताजी, अगर 5 जनरेशन में कोई भी हिंसा करने वाला होता तो 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में राम मंदिर बन जाता। हम हिंसा नहीं करते, तभी तो इतना इंतजार किया, लेकिन हम उनको हिंसावादी दिखते हैं। तो पहली बात, कांग्रेस में जो ये खानदान है, इनके तो खून में मुस्लिम लीग है।
और ये जो इनकी पार्टी है वो पूरा मुस्लिम लीग मानसिकता से, तुष्टीकरण से सनी हुई है पूरे तरीके से। सर मुसलमान तो मान ही नहीं रहे, बिहार में ओवैसी को चुन लिया, कांग्रेस देखती रह गई। अरे तो भाई ये अपनी तरफ से आई लव यू बोलेंगे ना, सामने से कोई बोले या ना बोले, मुस्लिमों ने नहीं बोला, पर इन्होंने कोशिश पूरी करी। भाई इनकी कोशिश में कोई कमी हो तो बताइए, है कि नहीं। अब आ जाता है माओवाद पर। माओवाद का अर्थ होता है कि किसी भी देश में वहां की सरकार को हटाने के लिए कोई लोकतांत्रिक रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। आप मार काट करके, हिंसा करके, गाली देकर, पूरे देश के लोकतंत्र को खराब बताकर बस सत्ता में आना है। अब राहुल गांधी के पैटर्न पर आते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब, जब वो कोर्ट में कन्विक्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कोर्ट खराब, जब उन पर वो जीत नहीं पाते तो वो कहते हैं कि ईवीएम खराब, जब उनको मीडिया में, अभी उनके प्रवक्ताओं को बोलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी तो कहेंगे मीडिया खराब। इसको छोड़ दीजिए। वो कहते हैं जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था कि कब तक ऐसे बैठे रहोगे, सड़कों पर आइए, उसके बाद दिल्ली में दंगा, उसको छोड़ दीजिए। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी का कहना था और राहुल गांधी की बहन जी का कि आपके वोट खत्म किए जा रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। यानी कि लोगों को भड़काओ, उनको बताओ मीडिया भी खराब है, उनको बताओ ईवीएम खराब है, उनको बताओ इलेक्शन कमीशन खराब है, और उनको बताओ आतंकवादी अच्छे हैं, उनको बताओ अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है वालों को अपनी पार्टी में लाना है। यह होता है माओवाद। तो मुस्लिम लीगी, माओवादी, कांग्रेस, यही इनका नाम है ये 150 साल से वैसे ही देश में पहचाना है। मुस्लिम लीगी माओवादी साबित करने में शुभम ने 5 मिनट लगा दिए। जी जी जी। ये आरोप आप पर जब लगता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, राहुल गांधी जेएनयू में जाकर उनका बचाव करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी कहकर। हिडमा के भी वही नारे लगे, प्रोटेस्ट पॉल्यूशन का नारे हिडमा को लेकर, और उसके बाद पॉल्यूशन एक्टिविस्ट से राहुल गांधी मिलते हैं। तो ऐसे नारे लगाने वालों से राहुल गांधी उचित दूरी क्यों नहीं बनाते? क्यों ये आरोप आप लोग चिपकने देते? देखिए, एक रणनीति होती है पार्टी की जो अपनी रणनीतिकार तय करते हैं। अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री का चाइना के प्रेम जग जा ही रहे लाल आंखें दिखाने से, तो वो डर गए। पहले तो ट्रंप ने कनपट्टी पे पट्टा रखा था कि ये पट्टा, मैं कट्टा नहीं कह रहा। अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, आप बस बोला। देखो भाई शुभम पवन जी, अगर ये मैंने इनको इंटरप्ट बोला नहीं था, अगर इन्हें बोलना है तो सॉरी मैं डिबेट छोड़ू। नहीं बोलेंगे, कोई बात ऐसी बात है। प्रॉब्लम है, मेरा मित्र है, लेकिन कुछ चीजें पसंद नहीं है। नहीं शुभम रुकिए, एक बार जरा कहने दीजिए, 5 मिनट। मैंने बिल्कुल सुना था। देखिए, तो वहां मैं कट्टा और पट्टा इस्तेमाल कर रहा हूं, 50 बार कह चुके हैं। अब भारत की अस्मिता खतरे में है, लेकिन रम्मू, चम्मू, टम्मू, गम्मू, पम्मू सब बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विश्व के शक्तिशाली नेता हैं, फर्स्ट पावर में आ गए हैं, आप नहीं बोलेंगे किस लिए? क्योंकि वो पट्टा और कट्टा। अब माओ तुंग्स जो था चाइना का, वो जबरदस्त खतरनाक किसका था? वो वहां लोकतंत्र नहीं था, तानाशाह था। माओ तुंग्स इनके आदर्श, पहले तो हिटलर इनका आदर्श है। एक लेनिन की, हिटलर की एक बुक है माइन कैफ, बच्चे पढ़ेंगे उसे, उसका पेज नंबर 145 और 146, किताबों की बहुत कहानी सुनाते हैं, लिख के लाते हैं वहां से, वही पुराना इतिहास अपने आईटी सेल से, बीजेपी से। उसमें लिखा हुआ है हिटलर के उस किताब में, माइन कैफ में, कि 3 तरह के लोग इस एक कंट्री में या देश में होते हैं। एक वो जो सरकार से 100% सहमत होते हैं, एक वो जो सरकार के 100% खिलाफ होते हैं, एक वो जो सरकार के ना साथ है ना सरकार के फेवर में है। तो ये इनको केवल ये दिखता है कि जो 100% सरकार के समर्थन में है, चूंकि अपने साधन संसाधन हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम, यूं करके भूकंप आ गया क्या भाई? कर क्या रहे हो यहाँ मार मार के? पहलवानी कर रहे हो, जिम से आ रहे हो, सरकार जिम से आ रहे हो, सरकार डरा किसे रहे हो ये बता दो। कांग्रेस के साथ कितने डरा किसे रहे हो? ठीक है तुम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि माओवादी कि आप कुछ भी रूप रख लीजिए, इन बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट का शीतकालीन कल से शुरू हो रहा है, जहां 545 लोग चुनकर यही लोग और हम लोग वोट करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। आज इनकी सत्ता है, इनकी सत्ता है आज, तो इनकी सत्ता है। ईडी को इसलिए कन्वेक्ट रूप से लगा के जागृत कर दिया कि 200 से ज्यादा सांसद और राहुल गांधी और समस्त अपोजिशन केवल इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार जो इनके आइडियोलॉजी है, जो इनके स्टार प्रचारक हैं, उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेके आने की है। तो उन्हें अच्छा, वहां पर बड़ी बात कह रहे हैं, कांग्रेस महाभियोग लेके आएगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, ये लाइन बदल रहे हैं, आईटी सबका इस्तेमाल करेंगे और नई नई उपमाएं प्रदान करेंगे। जवाब ले लें सर, एक बार फिर आएंगे, मैं फाइनल कर दूं बस। देखिए, हिटलर की बायोग्राफी पढ़ के, हिटलर जब ये पढ़े बच्चे, 30 समानताएं,
वर्तमान देश के शासक से मिलती हैं। जब हिटलर वहां आया था ना अपने शासन में, तो वो उसने क्या, फ्रेंड्स आई एम पेंटर, पेंटमैन, और जब आया था ना सत्ता में, और यूं ऐसे लेट गया। हमारे यहां भी यही हुआ था, और जैसे ही आया था ना सर, हमारे यहां होता है मित्रों, फिर वो क्या कहता था, फ्रेंड्स। अच्छा, हमारे यहां पता है क्या होता है? हमारे यहां क्या होता है? मोदी। उनके यहाँ क्या होता था? हाय फ्यूरर। पढ़िए सर, फीस समानता है अगर ना मिल जवाब ले जाए। लें। हिटलर मन की बात रेडियो पे करता था उस वक्त 1932 से 45। पता ना, सर ये कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है हिटलर हो गए हैं, इसलिए उनका विरोध सड़क पे उतरकर युवाओं को नौकरी की बात नहीं होंगी रेडियो पर, अरुणाचल की बात नहीं होंगी, विकास की बात नहीं होंगी, महंगाई की बात नहीं होंगी, लेकिन बात होंगी केवल इस देश, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान इनका आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है, पाकिस्तान इनका एजेंडा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान, जवाब ले लें सर। ओनली द एजेंडा जो वो देश और कह देश रहे की हैं सरकार और कि उसके प्रोपोगंडिस्ट हिटलर से और प्रेरित उसके है, मंत्री मोदी सब को करने हिटलर में लगे बताने हुए का प्रयास कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, ये आप ये कपिल शर्मा का प्रोडक्ट कहां से उठा लाए? ये पता है कहां से आए? तर्क है उनके अपने सर। एक बार को कहां से आए? एक बार को जब ये ये नीचे सीधी- लेटे मुझे लगा कोई हड्डी चटक जाएगी, इस उम्र में ठंड वैसे है, भला पूरी कोई बात सीधी। है ये? अरे भाई बातें रखने आए हो, बात रखो। अब आता हूं आगे। आरोप लगाए उन्होंने। अब हाँ, सब पर आ रहा हूं, एक एक करके सब। अरे जिम से कुछ आके लोगों की ना आदि बाजू की शर्ट पहन के डराया नहीं जा सकता। तो पहले बहुत सारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, बहुत सारे जवाब ले मिलते हैं लीजिए सर, आपने कुछ बड़ा लोगों आरोप की लगाया है। मानसिकता होती है और गलती भी नहीं होती। जैसे कि अगर किसी का जूता बनाने का काम है तो उसको दुनिया की किसी एलीट पार्टी में भेज दो, उसका ध्यान सिर्फ सभी लोगों के जूतों पे रहेगा। अगर किसी का ट्रेलर का काम है तो उसको किसी पार्टी में भेज दो, वो सबके सूट फटे हैं, कटे हैं, अच्छे हैं, उसी पर ध्यान रहेगा। पूछा था इनसे माओवाद के बारे में, ईडी अडानी के बारे में नहीं बताएंगे। देश को उस गरीब आदमी की जो जूता बना के चप्पल पहनाता है लोगों को, उसकी बेइज्जती करने का काम इन्होंने 5 मिनट में कुछ ज्ञान की बात करी थी, बार-बार देख रहे हैं मुझे अपने समय में। प्लीज 120 एकड़ जमीन जो 1 रुपए में बिहार में दी है, उसे नहीं बताएंगे। में बोला नहीं। दूसरा 13,000 वर्ग मीटर यानी 13 किलोमीटर जमीन मैं अयोध्या, डालिए गूगल पे, मैं अभी अयोध्या मौका- में अभी आर्मी मौका। की जमीन उठा के माओवाद अडानी पर को हमने- बनाने के लिए दे दी गई, लगातार वहां क्यों दे नहीं बोले सकते मैं थे। उनके बीच में नहीं बोला, कोई लाभ नहीं है इस बताएंगे। बात का जवाब ले लीजिए सर उस एक पे बार। नहीं बताएंगे। आगे बढ़ना पड़ेगा। डेप्सॉन्ग चाइना पे नहीं अरे बताएंगे। आपको मिले थे ना 5 मिनट बताने के लिए, बता लेते क्या बताना था, मुझे बताने दीजिए। थैंक यू। चीज का नाम है, प्लीज रोकिए इनको भाई, क्या बात है? मतलब मैं इनकी उम्र का सम्मान किया जा रहा हूँ, ये आदमी रुकने को तैयार नहीं है। डेप्सॉन्ग कुछ भाई स्मार्ट रोकेंगे मीटर आप, बनाने अजय का जी। ठेका ये देंगे नाराजी कश्मीर गलत में ऐसे नहीं अपने चलेगा गवर्नर से। अजय जी, रुकना पड़ेगा आपको। थैंक यू। अब जवाब ले लीजिए। 85,000 देखो, रुपए देखो, का आपने सवाल उठाया तो जवाब चाइना दिए कि नीचे। में आखिर नहीं, गलत बात। चाइना में सबसे नहीं, ज्यादा ऐसे नहीं चलेगा। चाइना अजय जी, गुजरात में ऐसे नहीं सबसे ज्यादा चलेगा। इन्वेस्टमेंट ये क्या है? क्यों आपके कर रहा है? सहयोगी- बच्चों को बहका देंगे, ये झालर में आग लगा दो, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, इनको सर, क्या चाइना सर, मुर्दाबाद। एक ऐसे झालर में बात आग मिले लगा गलत है देंगे भाई। 20 रुपए की डिबेट में टाइम तो मिल जाएगा, वोट मिल जाएंगे। अरे भैया जवाब तो ले लो सर, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। नागर साहब सुनिए एक बात सुनिए। अरे आप नागर नहीं, यहाँ नारा कोई है। भी एक्शन कर लीजिए, सुनो। क्या उससे वोट बनेंगे? प्लीज तर्कों से अपने वोट समय में बनेंगे। बोलने कोई लाभ नहीं है। सवाल उठाया आपने, जवाब लेने की जिम्मेदारी मेरी, आप जवाब ही नहीं लेने दे रहे, आप ही उनको बचा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बचा आप रहा। ही बचा वो रहे हैं जवाब सर। कहाँ दे रहे हैं? मैं अरे सुनो तो सही, जवाब सब्र तो करो। वो कह रहे हैं मोदी हिटलर है और आपके पास कोई जवाब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वालों को अब कोई सुनने वाला भी नहीं बचा। यहां थोड़ी सी पब्लिक देखी तो रुक ही नहीं रहे। घर में तो कोई सुन लेता है कि नहीं सुन लेता भाई? सर, मुद्दे पे आइए लगातार ना। बोले जा रहे हैं आदमी। ये पब्लिक पे आइए अब मैं आप। आगे आना चाहता हूं। ये बुद्धिजीवी इस आने देश वाला में देश का माओवाद पर कंधा आते है, हैं। ये जैन जी हैं, ये बता देंगे भाई कि साहब, देश इनको में ना तानाशाही के इनको ना खिलाफ ट्रिगर कैसा करने के लिए है। बस बताइए 1 सेकंड पब्लिक चाहिए, में। एकदम लड़ना इनको शुरू भी कर देते हैं। बेरोजगारी 10 सेकंड पब्लिक करवा की भीड़ दीजिए। में अपनी बात रखिए आप, बोलने अब आप दीजिए कैसे उनको। रखो? बोलने दीजिए बात करते हैं। उनको। आप अपनी भाई बात अगर बैकग्राउंड म्यूजिक देने का इतना ही शौक है तो इनके हाथ में तंबूरा दे दो, बजा लेंगे, मैं गाना गा लूंगा। गजब बात हो रही है। जय प्लीज श्री इनको राम। रोकिए, कोई जय लाभ श्री नहीं है इस राम। बात। ये देखिए सर, बताइए सोचिए जरा, सोचिए, केवल उन ये लोगों को युवा जानते क्या हैं ये। सीखेंगे? मैं बताता हूं ये युवा कौन क्या है? सीखेंगे? लंदन आप सोचिए तो सही। अनुराग ठाकुर के भाई। ये देख- अरे भाई कौन साहब, है? नड्डा जी के बेटे। सर, कोई भी कहानी सुना रहे हो आप, रुको तो सही। चेयरमैन कौन है? अमित शाह के सर, बेटे। ये युवा, ऐसा कोई एक सेकंड, नहीं है। एक सेकंड सर, क्या आपको इस तरह की टीवी डिबेट देख के मन में क्या आता? पहले युवाओं से फीडबैक ले लीजिए। जब एंकर का सवाल इररिलेवेंट, अपने मन की कहानी शुरू। अजय जी को मैं एक धन्यवाद देता हूं, आपने हमें जगाया। हमें नहीं पता था कि कांग्रेस इतना काम करेगी, बहुत अच्छा। आप बताइए मुझे, इस जब से 2014 इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सड़कें कितनी हुई हैं, आपके जमाने में कांग्रेस में एक भी सड़क सही नहीं थी। आज यहाँ से लेकर बम्बई हाईवे चले जाओ, यहाँ से लेकर लखनऊ से आगे चले जाओ, बिहार चले जाओ, उत्तराखंड कहीं भी चले जाओ, आपको रोड टूटी फूटी नहीं मिलेगी।
और रही बात उसकी, मैं आपको बताता हूं, जितनी भी कंपनियां थी सैमसंग एलजी सारी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में। ये नया भारत है ये। भाई अब मुझसे ये सब पूछा तो है, ठीक है, इनसे ये तो पूछा मुझे है। बोलना था। ये आपको भाई तो मैं बोलने आईना आया हूं, दिखा मुझे रहे मुझसे पूछा है हैं, ना। बता रहे हैं क्या काम हुआ। मेरा सर, धन्यवाद, मेरा सुनो। एक सेकंड, एक बात हो रही थी। सेकंड, अब बहुत ही एक दो सवाल ले धन्यवाद, लीजिए आपने सर। सवाल पूछा, बड़ी मुश्किल मैं से तो इंतजार कर रहा था कि अब सवाल कोई पूछा तो कॉरिडोर 10 और मिनट सड़कों पर और आए। लगे। सर एक और सुन लीजिए। हाँ सर बताइए। के प्रवक्ता ने बोला कि ठीक है 2024 के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया था, जो भी विकास किया था। मैं सीधा सा पूछना चाहता हूं, अगर विकास किया था तो इनकी सत्ता में क्यों नहीं आई? वो दो वोट से स्टार्ट किए थे, 2 लोकसभा में सीट थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था। आज जो है मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री कैसे बन गए? ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता को सोचना चाहिए। ये अगर जनता देश का में ऐसे- फीडबैक है सर आपके लिए। अगर देश में अगर आपको वापिस करना है तो आप बाप का, दादा का, क्या दादी का आप नहीं कर सकते। आपने क्या किया सर? 1 मिनट और, मेरे पिताजी के जब गांव में थे ना, 1 मिनट मैं सुना, 1 मिनट सर सुन लीजिए, बहुत अच्छा सर दे रहा हूं। मेरे पिताजी के नाम से ना जब हम लोग गांव में जाते थे, हमारे पिताजी के जब कोई जो है जाते थे तो उठ जाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी पंडित थे। अब हम उनके जो है दावे पे बोले कि नहीं, हमारे सामने ये लोग क्यों नहीं उठ सर रहे अब हैं? हमें बाकी गेस्ट पे भी जाना पड़ेगा। तो ये कह रही है तो जनता का फीडबैक आया। 10 सर सेकंड और जनता दे दीजिए। किस तरह की बातों पर रिएक्ट करती है वो आपने समझ लिया। रशीदी साहब अने आप मुझसे यहां पर जवाब एक सेकंड, इनको अरे देने एक देंगे? सेकंड, अच्छा, मुझे एक 10 सेकंड सेकंड रुकिए शाबाश जी जरा। बताएंगे। रशीदी साहब बड़ी सब्र से इंतजार कर रहे हैं। सर जब प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र आप मुझसे मोदी पूछेंगे, शाबाश कांग्रेस जी को बताएंगे। मुस्लिम लीगी कहते हैं तो मुसलमान अपना रहनुमा किसमें ढूंढता है? खासतौर पर तब जब एआईएमआईएम मैदान में है और उनको वो सफलता मिलती हुई दिखती है मुस्लिम रहनुमा के तौर पर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में 26% वोट बीजेपी को भी मिला है मुसलमान का। ये भी याद रखना चाहिए। आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान आईएम के साथ में है या कांग्रेस के साथ में है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। था एक ज़माना, एक वक्त था जब मुस्लिम कांग्रेस के साथ लगता था और 65 साल तक जिस तरह से बेवकूफ़ मुसलमानों को कांग्रेस ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमें आज़ादी के बाद में जो हमारी पोजीशन थी आज वो ज़ीरो पे चली गई। लोकसभा में कहाँ हैं, विधानसभा में कहाँ हैं, नौकरियों में कहाँ हैं। मैं आपको 10-12 साल का लोग पूछते हैं कि 10-12 साल में क्या हुआ। कांग्रेस के टाइम में ये होता था कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बच्चा कहीं से कोई निकल गया हिंदुस्तान के किसी कोने से मुस्लिम। इस बार जो यूपीएससी का चुनाव हुआ है 70 से 80 बच्चे निकले हैं। 70 से 80 बच्चे, ये मामूली बात नहीं है। इसका क्रेडिट किसको देंगे फिर? दूसरी बात अभी जो है यहाँ वेस्टर्न यूपी में पुलिस में भर्ती हुई तो 48 बच्चे, 48 बच्चे भर्ती हुए मुसलमान। ये कोई मामूली काम जब आप ये आंकड़ा देते हो तो वहीं मदनी साहब का बयान भी आता है कि जुल्म हो रहा है तो जिहाद भी हो गया। फिर ये हमेशा मुसलमानों पर जुल्म होने की कहानी सुनाई किसके लिए जाती है? देखिए, जो एक मिसाल दे देता हूं मैं छोटी सी आपको। एक आदमी हिंदू से मुसलमान हो गया, 20 साल के बाद उसके मन से मुंह से राम निकल गया उठते बैठते। तो एक आदमी ने कहा यार 20 साल हो गए तुझे हिंदू हुए हुए, मुसलमान हुए हुए, अब भी राम कहता है। उसने कहा जो राम 40 साल से मन में बसा था 20 साल में थोड़ा निकल जाएगा। तो 65 साल जो मेहनत की थी मुसलमानों के ऊपर वो 10 साल में खत्म करना चाहते हैं आप। अच्छा, ये तो साइकिल का चैन है, साइकिल के पहिए को घुमाइए बहुत देर तक चलता है वो। तो ये मदनी साहब का बयान, फलां साहब का बयान, ये सब वही है जो कांग्रेस की चाल पर चल रहे हैं और मुसलमानों को ये भी डराने का काम कर रहे हैं। ये भी मुसलमान दो तरफ से डराया जा रहा है। एक तो सियासी पार्टियां डरा रही हैं, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं वो सब आज के टाइम में मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। प्लस जितने हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, खासतौर से मदनी साहब, ये भी मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान डरेंगे नहीं तो उनके पीछे चलेंगे कैसे? अच्छा, दिक्कत तो वो है ना सर। मुसलमानों को इसलिए समाजवादी डराया पार्टी जा के रहा है। प्रवक्ता हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी हैं। जोशी साहब, मौलाना साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने का पॉलिटिकल बिजनेस है अपनी रेलेवेंस के लिए। ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी का जिक्र मोदी कर देते हैं, बाकी सब ओवैसी का कर देते हैं। समाजवादी पार्टी कैसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, खासतौर पर तब जब मुस्लिम वोटों की इस ग्रैबिंग में आप अपने आप को कहां पाते हैं? पवन जी, मुझे 3 लोगों का जवाब देना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना है, उनका भी जवाब देना और आपका भी जवाब। थोड़ा समय दीजिएगा जी। मैं शुरुआत करता हूं, चूंकि मैं देश के भविष्य से बात कर रहा हूं।
तो मुझे लगता है इनको बताना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है, इनकी पार्टी देश का, आपने कभी सुना है आपने कि देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान है? कोई इनके किसी भी आपने MP MLA या किसी भी इनके समर्थक का सुना है? ये लोग देश उस समय माफ़ी मांग रहे थे अंग्रेजों से और माफ़ी वीर बनकर पेंशन लेने का काम कर रहे थे। ये इनकी स्थिति थी और बार बार देश के युवाओं को भटकाने, ये कहते हैं मैं कभी, ये कहते हैं कि मैं कभी बीच में नहीं बोलता। और एक मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं पवन जी, मैंने किसी भी साथी के बीच में नहीं बोला, किसी के बीच में नहीं बोला। आप पूछिएगा, आप ये गलत विषय है पवन जी, ये बिल्कुल गलत विषय है पवन जी। मैंने बहुत धैर्य का परिचय दिया, उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया मैंने। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। आडवाणी जी कहाँ जाने का काम करते हैं? जिन्ना की मजार पर चले जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग करने का काम करा, वहां पर श्रद्धा का काम करने का काम करा। भारत पाकिस्तान की बात ये लोग करेंगे, युवाओं को भटकाएंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या करा? बिरयानी खाने बिन बुलाए चले गए। ये देश ने देखने का काम करा, ये किशोर लोगों को भटकाने का काम करते हैं। और आज देश में SIR के माध्यम से जो BLO परिवारों में आत्महत्या हो रही है, देश में डर का माहौल है। हमारे परिवार के सदस्य उन पर बोलने का काम ये लोग नहीं करना चाह रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, ये हमारे जो साथी ने कहने का काम करा, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनके अहंकार को तोड़ने का काम हमने करा। 404 सर, एक बात बताइए, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मुझे जवाब भी ऐसा ही दो। नहीं, जवाब मुझे 30 सेकंड। एक तो धीरे धीरे बोलो, AQI अच्छा नहीं है, अभी इतना एक सांस में बोलो, दिक्कत होती है। नहीं, लय मत बिगाड़िए शिवम, शिवम लय मत बिगाड़िए, रुकिए बोलने दीजिए भाई, धीरे धीरे बोलो। भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट हम बीच में नहीं बोलते, लेकिन बीच में बोलेंगे। देश देख रहा है आपको, हमने शांति से आपको सुनने का काम करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आदरणीय देश के प्रतिष्ठित वकील कपिल सिब्बल साहब ने क्या कहने का काम करा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि जब मुसलमानों को जरूरत होती है, कोर्ट में संरक्षण की जरूरत होती है, उनकी मदद की आवश्यकता है, तो क्या कहां का काम करने का काम करते हैं? ये बताइए, देश के जो मुस्लिम के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, वैसे साहब वो कहां दिखाई देते हैं? ये बताने का काम उन्होंने कहा। और रही बात समाजवादी पार्टी का स्टैंड, पवन जी आपने मुझसे पूछने का काम करा। निश्चित तौर पे PDA की ताकत ने इनको आधा करने का काम उत्तर प्रदेश में करा। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 80 के 80 की बात हो रही थी देश में, 400 पार की बात हो रही थी। ये माननीय अखिलेश यादव जी के सर एक छोटा सा सवाल, सर SIR से कौन डरा हुआ है? SIR से देखिए कैसा माहौल है। बिहार में क्या हुआ, देश ने देखने का काम करा। इनके जो राकेश सिन्हा, कौन है? राकेश सिन्हा राज्यसभा सदस्य, दिल्ली के चुनाव में यहां वोट जाने का काम करते, फिर बिहार डरा कौन है? सिंपल सा सवाल है। आप कह रहे हो SIR से डर है, डरा कौन है? डरने की बात नहीं है। आप ही कह रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेट मी कंप्लीट सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं असम का इंचार्ज हूं पार्टी का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम में 2026 में चुनाव है, क्या वहां पर SIR की आवश्यकता नहीं है? 2027 के उत्तर प्रदेश में SIR होगा, SIR होगा वहां पर, लेकिन यहां नहीं होगा, क्योंकि ये सत्ता में डकैती करना चाहते हैं, वोटों पर डकैती करना चाहते हैं। हर आरोप पर घूमकर बीजेपी पर आ जाते हैं, कह रहे हैं कि SIR ही है। निवेदन आप सबसे आ रहा हूं शुभम आपके पास। एक मन में एक सवाल आ गया उनके। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूं महाशय से, जो 36 सीटें आई हैं यूपी में अखिलेश यादव की, यादव 37, उसमें यादव वोट कितना है, जरा बता देंगे मुझे आंकड़ा? अच्छा, कितने यादव? नंबर एक सवाल नहीं बता पाए। सवाल बिहार में जवाब देख लीजिए बिहार में ये है कि बीजेपी SIR के जरिए डर फैला रही है, वो ये बता नहीं पा रहे डर किसमें पहला है। तो मेरा सब बच्चों से एक सवाल है। अच्छा, मेरे भाई ने 3-4 मिनट बोला, कुछ समझ में आया? सच बताना। देश को समझ में आ गया, बच्चों को नहीं आया तो देश को क्या आएगा? यही तो हाल है इनका। अब आ गया, आपकी झूठी बातें भी समझ में आ गई है, देश को झूठी बातें भी समझ में आ गई है। देखिए, ये लगातार ये गलत है। एक आगे जैकेट वाले सबसे छोटे बच्चे बैठे सर। अरे भैया, इनके लिए ताली बजा दो, जब तक ये चुप नहीं हो रहे। बजाओ इनके लिए ताली बजाओ। अब अच्छा बोला आपने भाई, अब मैं बोल लेता हूँ। देखिए, एक चीज मैं कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल के लिए अब मैं बोलना चाहता हूँ। कपिल सिब्बल इस देश में आप खौफ का माहौल बना के पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। वो बात अलग है कि वो खौफ किसमें है, वो बता नहीं पाए। मैं सारे एग्जांपल्स पे आता हूं।
आपका सवाल जवाब आज और डिबेट जो है मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पर और बाकी सारे गठबंधन पर। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बकरी चोर आजम खां से लेकर मुगलों के बाबर तक का वकील सिर्फ कपिल सिब्बल है। इस देश में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इस बात के लिए अगर कोई कोर्ट में गया था तो कपिल सिब्बल गए थे, वो राज्यसभा सांसद। तड़ी पार इनके दिक्कत आ जाएगी, इनके तड़ी पार दिक्कत आ जाएगी। तो यानी कि अभी के मुस्लिमों से लेकर बाबर तक, मतलब मुगलों तक को भी समाजवादी वाले बचाए। जो बाबर 500 साल पहले चला गया, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उसके भी वकील कपिल सिब्बल। अब अरे रोकिए ना भाई, ये क्या है ये? इस तरह की भाषा बोलोगे नेता के? हाँ, ऐसे ही बोलेंगे। तड़ी पार कौन है? बकरी ये बताइए, तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है? देश जानना चाहता है, भैया। देश जानता है तड़ी पार कौन है। देखिए, मेरा निवेदन है, इनको सुनिए नारा जी, इनको भड़काने के पक्ष में इनका मैं नहीं हूं। हमारे अगर इनको कुछ हो गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया। तो हम तड़ी ये बहुत नाराज है। जवाब लूं आपसे? ये बहुत नाराज को तड़ी पार इनका कोई ये देश डरता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे के लोगों से देश डरता नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ये क्या कह रहे हैं? ये बकरी चोर कह रहे हैं। जवाब लूं मैं आपसे? बकरी चोरी की FIR है, मैं क्या करूं? तड़ी पार है, तड़ी पार, तड़ी पार, उन पर नहीं है। तड़ी पार देश ने देखा है। सर हो गया। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? सर वो एक आरोप लगा था, वो आरोप लगा है भाई, वो आरोप लगा है। भाषा पसंद करते हैं और जो आप तड़ी पार कह रहे हो वो भी एक सिचुएशन थी, उसमें क्या है? अब मैं शिवम, आप अपनी बात 10 सेकंड में खत्म कीजिए। बीएचपी के प्रवक्ता बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। माओवादी कांग्रेस पर बात आ रही थी। मैं सबसे पहले एक और चीज कहना चाहता हूं, इस देश में क्या हुआ था जब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट चल रहा था 2007-8 में, यही एक कांग्रेस थी जिसने कहा था कि ये जो हम खास तौर पर बात करते हैं राम होने की, ये काल्पनिक है, ये जो राम सेतु है ये काल्पनिक है, ये मैनमेड नहीं है, ना ही रामायण कोई ऑफिशियल जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, मतलब वो सिर्फ एक ग्रंथ है, सिर्फ एक राइटिंग है। और यही 2019 में 19-20 में राम मंदिर को ना बनने की एप्लीकेशन लेकर गए थे यही समाजवादी पार्टी वाले हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। यही समाजवादी पार्टी वाले हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चलता और जरूरत होती तो मैं और कार सेवकों को मरवा देता। ये ऐसे लोग हैं। क्या हो गया भाई? अब देखिए, अब तो मुस्लिम लीग काम को ये कौन थे? मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता लोग बाबर के रिश्तेदार क्या ये झूठ बोल रहे। गोली हमने जब कार से वो गोली चली, कौन थे? सरकार प्रमुख सचिव है, उनका आदेश था। प्रमुख सचिव किसके आदेश पे काम करते हैं? ये झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रमुख सचिव क्या सुओ मोटो एक्शन लेते हैं? मैंने प्रमुख सचिव बाबर का क्या नाम ले दिया तो नाराज हो गए भाई? लड़ रहे, बताइए मुझसे। आदेश माननीय मुलायम सिंह जी का नहीं था, उनका बयान है। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? ये जुमलेबाज लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। सर ये 2 करोड़ नौकरी देने वाले झूठ बोलते हैं। बीएचपी के प्रवक्ता बहुत देर से बड़े सब्र से इंतजार कर रहे हैं। सारी चर्चा हमने की मूल मुद्दे को छोड़कर। जब यहां मुस्लिम वोटों के लिए इतनी खींचतान रहती है और वीएचपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहता है मुस्लिम प्रेमी होने के लिए, और ओवैसी पर भी हमलावर रहता है, वीएचपी को सिर्फ मुस्लिम समर्थन, मुस्लिम विरोधी क्यों दिखाई देता है? बाकी कोई मुद्दे क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चरखी दादरी की घटना हुई, सारे मुसलमान थे, विश्व हिंदू परिषद और संघ लगा, उन सबको दफनाया भी गया, और जहां जहां जिन जिन लोगों ने बॉडी क्लेम करी सरकार की मदद से उनको दी भी गई। जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू के हो रही है या मुसलमान की हो रही है, हम उसकी मदद करते हैं। सर वीएचपी का जिक्र इसलिए आया, एक मिनट रिफ्रेश कर देता हूं सवाल को। वीएचपी का जिक्र इसलिए है, जब मदनी साहब कहते हैं कि जिहाद होगा, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, आप सबसे आगे आकर कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये गलत कह रहे हैं, उनको आप निशाने पर लेते हैं। तो जहां एक तरफ मदनी मुस्लिम पोलराइजेशन करते हैं, क्या वीएचपी भी हिंदू पोलराइजेशन करती है? मदनी जो कहते हैं वो एक पंथ के लिए कहते हैं, हमारा हिंदू समाज के लिए बात करते हैं। और अगर हम हिंदू कहते हैं तो भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये देश कहते हैं। हमारी हिंदू की परिभाषा में मुसलमान अलग नहीं है, हमारी हिंदू की परिभाषा में ईसाई अलग नहीं है, हमारी हिंदू की परिभाषा में वो सबको शामिल करके चलने की बात करते हैं। इसलिए हिंदू सर्वे भवंतु सुखिना कहता है। सर इस हिंदू की परिभाषा में वोटर अलग हो जाता है क्या? सुन लीजिए पवन जी। और जहां तक कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस का इतिहास अगर उठाया जाए तो 1912, 1916, उसके बाद 1920, उसके बाद 1929 में बाबा साहब अंबेडकर ने पवन जी बहुत अच्छे से बताया, बोले कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। कब? साइमन के जब उसमें कहा उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की मांग को 1916 के अंदर कांग्रेस ने क्यों सहमति दी
सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को क्यों माना? वो अंग्रेज कह रहे थे और उसको कांग्रेस मान रही थी। मोपलाव हुए, मोपलाव के द्वारा केरला के अंदर हिंदुओं को मारा गया, नरसंहार किया गया, कांग्रेस चुप थी, खिलाफत कर रही थी। अंबेडकर कहते हैं उस खिलाफत आंदोलन में वो कमाल पाशा जो विदेश की धरती पर है, उसका भारत से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कांग्रेस उसके समर्थन में खिलाफत कर रही थी, उसके अंदर असहयोग आंदोलन के अंदर से अलग और खिलाफत कर रही थी। उसके बाद अंबेडकर कहते हैं कि श्रद्धानंद को अब्दुल ने गोली मार दी, कांग्रेस चुप थी। लाहौर के अंदर आर्य समाज के कार्यालय से निकाल करके आर्य समाज के नेताओं को मारा मुसलमानों ने, कांग्रेस चुप थी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को 1929 में बाबा साहब अंबेडकर ने बताया। सर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तुष्टीकरण तो तब शुरू हो गया था जब आपने डिफरेंट इलेक्टोरेट की बात की, अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सेप्ट किया और बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत को एक्सेप्ट किया। हो गया सवाल। उसके बाद शाहबानू का केस, शाहबानू के केस में सुनिए, शाहबानू के केस में क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि उसको भत्ता मिलना चाहिए। कांग्रेस ने विधेयक लेकर आई, कानून बनाया, किसके पक्ष में गई? मुसलमानों के। यानी मुसलमान को दामाद बनाकर रखने की आदत, तुष्टीकरण की राजनीति किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। आइए, कांग्रेस। लेकिन हम क्या कहते हैं? सर अब रुकना पड़ेगा। सर हमारा पक्ष ये है, सुन लीजिए, एक मिनट, 50 आरोप लगा दिए सर, एक सेकंड नहीं, अब रुकना पड़ेगा। हमारा मिनट है सर, मेरे पास हिंदू और मुसलमान। और मैं थोड़ी देर पहले आपको एक ये फोटो न्यूज दिखा रहा था, इनके मुंह से निकला। हाँ क्या है बताइए ना। ये जो निकला है ना, मैं तो पहले ही समझ गया था। बोलिए बोलिए। अभी जो सही कहा आपके लिए, दामाद सही कहा आपके लिए। बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, भाजपा और आरएसएस के एक संगठन मंत्री रामलाल जी की भतीजी है लखनऊ में, क्या हुआ फिर? चिड़िया गुप्ता, उसकी शादी पता है किससे? अरे मेरे पहले वाक्य में समझ गए, आप समझ गए नहीं समझ गए? मैं बोला नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु दामाद बता रहा मैंने कहा है। प्रोफेसर साहब एक बार चुप हो जाइए प्लीज। नहीं प्रोफेसर साहब जवाब लेने दीजिए सर। हिंदू कहता है, आप कह के दिखाइए, आप कह के दिखाइए। दामाद जी, प्रोफेसर साहब रुकिए ना एक बार। सर क्या इंटर रिलीजन मैरिज होने से दामाद वाली बात पे चले जाएंगे? तुष्टीकरण का जवाब दीजिए ना। अरुण सिंह जी, गृह मंत्री जी सब पहुंचे थे, फैजान करीब, दामाद जी कह रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए आपको, स्वागत करना चाहिए आपको। दामाद किसके बताओ ना जरा। अब ये बताइए तुष्टीकरण के आरोप पर आपका क्या कहना है? मैं यही बताने जा रहा हूं, मुस्लिम तुष्टीकरण करते आए हैं और तो बताने जा रहा हूं आपको। अरे तो कल थोड़ी बताना है, बताओ, डिबेट आज ही खत्म हो जाएगी। इन्हें मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब इस हिंदू भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबको समानता का अधिकार रहने का देता है, यहां पर डेमोक्रेसी लागू है। 57 कंट्री वर्ल्ड में अगर नॉलेज हो बच्चों को तो होगी, 196 कंट्री हैं यूएनओ ने मान्यता दे रखी है। 57 मुस्लिम सुन ले सर जरा, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर। आप बात में तो आते नहीं, कहानी लंबी सुनाते हैं। 57 कंट्री में मुस्लिम डोमिनेटेड है और 139 कंट्री हैं जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, जिसमें आते हैं आपके दो। बढ़िया हमारी कंट्री को मिलाकर अभी तुष्टीकरण के जो आरोप लगे उसको लेकर जवाब नहीं है, लेकिन एक लंबी लिस्ट देशों की गिना रहे हैं। फिलहाल आज की बहस में इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए अभी भी मुस्लिम हितैषी होने के आरोप से पीछा छुटाना बड़ी चुनौती है। और इस डिबेट में फिलहाल इतना ही।